पास आऊँगी। स्ट्रैटेजीज़ पर हम बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल फ़ंड पे हमने बहुत हद तक बात कर ली है। मुझे एक सवाल चर्चा के दौरान ये आ रहा था, क्योंकि हम एनपीएस वात्सल्य भी अब देख रहे हैं। जब आप एनपीएस वात्सल्य में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको किसी खास तरह का चुनाव करना पड़ता है। और जो हम चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या वो इसी तरह के चुनाव होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टियर 1 टियर 2 अकाउंट एवरीथिंग? जी, एनपीएस वात्सल्य में भी चॉइसेस वही है जो नॉर्मल टियर 1 एनपीएस में जो अभी कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल फंड जिसमें आप एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव चूज कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं एग्रेसिव में आप 75% तक इक्विटी ले सकते हैं, मॉडरेट में 50% और कंजर्वेटिव में 25%। तो अगर मैंने शुरुआत में वात्सल्य की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली एनपीएस खाते की बात कर रही हूँ, मैंने शुरुआत में ऑटो चॉइस ले ली है, तो बाद में अगर फॉर एग्जांपल मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ अपने आप को इक्विटी में, तो मैं शिफ्ट हो सकती हूँ, एक्टिव में जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और उसमें किसी भी तरह का चुनाव मुझे करना होगा, मैं कर सकती हूँ? कर सकते हैं। और वो कॉर्पस अपने ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा? क्या उस पर कोई फीस होगी जो जी देनी बिल्कुल होगी नहीं, एनपीएस में आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा, आप साल में 3 बार आप अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक साल में 3 बार? एक साल में 3 बार आपको रेगुलेटर अलो कर सकता है निःशुल्क। आप अपना एसेट एलोकेशन, जैसा कि अब एग्जांपल ले लूँ, मैं 70% इक्विटी था, 25% डेट में था, मुझे लगा कि शायद मुझे रिस्क कम करना पड़े, शायद मैं थोड़ा रिटायरमेंट एज नज़दीक आ रहा है तो मैं रिस्क कम करूँगा, तो मैं शायद इक्विटी को 50 करके डेट में बाकी सब जो भी बचे मैं डेट में डाल सकता हूँ, ताकि वो बैलेंस फंड बन जाए 50-50%। और कुछ लोगों को, एक्टिव लोगों को ऐसा भी थोड़ा टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो थोड़ा मार्केट सेवी है, जिनको लगे कि मार्केट थोड़ा हाई पे आ गया, चलो मैं थोड़ा इक्विटी कम करता हूँ, उनके लिए भी कर सकते हैं। वो सुविधा है एनपीएस में, जहाँ पे आप निःशुल्क 3 बार अपना एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और एनपीएस में एक और बात भी है कि आप साल में एक बार आप अपना फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लॉक इन होगा, आपको लोड होगा, एग्जिट लोड होगा और फिर एंट्री लोड होगा एक फंड मैनेजर चेंज करने में। यहाँ पे आपके पास अभी 11 फंड मैनेजर्स हैं, तो आपको अगर लगे कि फंड मैनेजर मुझे चेंज करना है, तो वो भी आप बिना कोई फीस के निःशुल्क आप एक बार सालाना चेंज कर सकते हैं। वो भी बेनिफिट आई थिंक एनपीएस में ही आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन और फंड मैनेजर दोनों आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सारे फंड मैनेजर्स भी वे ऑन आवर टोस की ये रहे कि परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे। तो वो भी एक अच्छी बात है, ताकि फंड मैनेजर्स में लैक्सिटी ना आए। वी टेक आवर जॉब रियली सीरियसली एंड एंश्योर दैट वी गिव द बेस्ट रिटर्न्स टू आवर सब्सक्राइबर्स। जिम्मेदारी बनती है, लोगों की मेहनत की कमाई आपके पास है, उनकी रिटायरमेंट आप प्लान कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों मेरे पास यहाँ पर हैं पेंशन फंड्स, तो मुझे कुछ ट्रेंड्स भी जानने हैं, आप शायद बता पाएँ। छोटे मझोले शहरों की अगर मैं बात करूँ तो कितना निवेश आ रहा है? जो बजट में हमने थोड़ा सा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ देखा है 14% के आसपास का, निवेश कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है? कुछ इस तरह का डेटा दोनों से ही पहले आप। तो अगर आप डेटा पूछें कि किस सिटी से आ रहा है, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज मुझे वो डेटा अभी रेडली अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज़ जो बहुत ही हार्टनिंग है जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने कहा कि फाइनेंस लोगों को समझता नहीं है, एंड बट एक ट्रेंड जो उभरता हुआ आ रहा है कि जो हमको डेटा मिलता है, हमको एज ग्रुप पे मिलता है। उसमें 18 to 30 इज अ एज ग्रुप, 30 to 55 एज ग्रुप है, 55 प्लस का एज ग्रुप है। वो जो 18 to 30 का जो एज ग्रुप है, उसमें ऑलमोस्ट 30% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर कमिंग फ्रॉम दैट एज ग्रुप, विच इज़ अ वेरी एनकरेजिंग ग्रुप। अभी हमेशा होता है ना, केवल फायर की बात कर रहे थे कि आज पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो यूथ है, जो आप उनके पास जाए कि आपको यू शुड स्टार्ट रिटायरिंग, दिस इट बॉस, ये 60 साल की बात आज मत बात करो, मेरे को आज मोबाइल लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, मुझे घर का ईएमआई चलाना है, मुझे एजुकेशन देखना है, ये रिटायरमेंट की बात मैं बहुत दूर करूँगा। तो ये इसकी वजह से, बट ये जो ट्रेंड जो दिख रहा है कि 18 से 35 साल तक 30% ऑफ सब्सक्राइबर्स आर देयर, दैट इज अ गुड ट्रेंड, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग राइट। जो ये जो एनपीएस है, टू एन एक्सटेंड इसका जो स्प्रेड है वो अभी तक जितना म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड में उनके वो म्यूचुअल फंड सही है, जो अभी एनपीएस ज़रूरी है हमारे यहाँ पे एनपीएस में आया है, ये काफ़ी अभी डिजिटल और सोशल मीडिया में काफ़ी स्प्रेड हुआ है। एंड इसके वजह से क्या है कि जो यूथ है, जो आज के तारीख अगर आप देखेंगे, अगर हमारी जो पॉपुलेशन 140 करोड़ है, आई थिंक देयर आर 130 फोन मोबाइल यूजर्स। इसके मतलब हर बच्चे के पास भी आज के पास फोन है। एंड इफ यू लुक एट स्मार्टफोन्स, देयर आर हाफ ऑफ दैट नंबर ऑफ पीपल हैव स्मार्टफोन्स।
तो आप यू कैन रीच टू द एंड ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन अक्रॉस। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग आज की तारीख पे काफ़ी नॉलेजेबल है। जो फाइनेंस में हमेशा होता था कि पुश प्रोडक्ट होता था, वेदर म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, हमें जाके बता के समझा के उनसे खींचना पड़ता था, यू नो, पुश द प्रोडक्ट एंड टेक दैट। आज की तारीख है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज बीन डिसमिनेटेड, लोग जब हम बात करते हैं कहते हैं हाँ हमें पता है एनपीएस के बारे में, सो दैट मेक्स अ प्रोडक्ट प्रोसेस दैट मच सिंपलर। तो आई थिंक ये ट्रेंड है कि लोग कमिंग इन अर्लियर। आई थिंक डिजिटल हैज बीन अ बिग हेल्प। उसकी वजह से हम हर इंडियन हार्टलैंड में हो, जैसे हम कहते हैं कि लाइक यू नो टायर 1, टायर 2, B15, B30, आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों को पता है एनपीएस का कोई प्रोडक्ट है, सुना है उन्होंने। तो वो ये सोशल मीडिया की वजह से काफी बड़ा है, एंड ये एक ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड है, विच इज व्हाट वी सी, विच इज अ गुड ट्रेंड दैट्स कमिंग। बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी दिल्ली दूर है ना? बहुत। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी एनपीएस के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत लोग जानते नहीं, हम करीबन 14 लाख करोड़ के आसपास हैं। पूरा एनपीएस आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का साइज काफ़ी बड़ा है। सब लोग सबको जान जाएंगे इस महाकुंभ में, आप निश्चिंत रहिए। और अभी अब अगर मेरे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड की बात करें, लास्ट 4 इयर्स में हमने करीबन 62% ग्रोथ से हमने ग्रो किया था। काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ है, काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। और जैसे कुरियन जी बोल रहे थे, डिजिटल एप्स के बाद आने के बाद वो केवाईसी करना, कस्टमर को ऑनबोर्ड करना बहुत ही आसान हो गया है। एंड जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अवेयरनेस कि एनपीएस में आपको लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर में लाइक एनुअल फी, फंड मैनेजमेंट फी जो बोलते हैं, वो 10 बिप्स के नीचे है, जो आपको इंडेक्स फंड में भी नहीं मिलेगा इतने कम शुल्क में। और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट भी आपको मिलेगा। और आपकी रिटायरमेंट के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सब छोड़ के आपको एनपीएस में डालना है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का उसका एक यूज होता है। बिल्कुल। लेकिन रिटायरमेंट के लिए मेरे हिसाब से मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ एनपीएस में। इसके अलावा मेरे हिसाब इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट रिटायरमेंट के लिए। और नए टैक्स रिजीम में, इवन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, नया टैक्स रिजीम में एक एकलौता इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिसको अभी भी टैक्स बेनिफिट लागू है, वो है एनपीएस। बट कहीं फंड को ही कंपेयर करना हो, एक हाइब्रिड स्कीम हम ले लेते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस के यूलिप प्लान्स हम ले लेते हैं, अक्रॉस द बोर्ड आपके पास ऑप्शन है, करना आपको भी कुछ नहीं है, वहाँ पे भी काम करेंगे फंड मैनेजर्स ही। एनपीएस का बड़ा बेनिफिट कि ये लो कॉस्ट है, पर बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी तो अक्सर इन्वेस्टर्स कॉस्ट देखते ही नहीं हैं। जिनको जानकारी होगी शायद वो समझ लेते होंगे, थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेके हो सकता है जागरूकता हो कि थोड़ी सी कॉस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा है। बट अक्रॉस द बोर्ड अगर मुझे कुछ कंपेयर करना हो, और क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे ऑप्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर अपने आप आपकी एलोकेशन बदल जाएगी, तो इंश्योरेंस में भी उतना ही बड़ा लॉक इन है इतने ही सालों का। इनफैक्ट यूलिप का फ़ायदा तो तब होगा जब आप उसको 20 साल 25 साल तक रखें, तब जाके शुरुआती उम्र में निवेश के तो आपका सारा पैसा कॉस्ट में ही जाता है फंड के, तो बेहतर नहीं है बाकी? पहली बात तो मतलब जो कुरियन साहब ने कहा और अभी जो पूरी आपने बात उसको एक बुलेट फॉर्म में आपने समझाया, ये फैक्ट है कि जितने भी बैलेंस फंड या ये जो हाइब्रिड फंड हम बात करते हैं, मैं पर्सनली उनका फैन नहीं हूँ और हम हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में भी उनको रेकमेंड नहीं करते। उसके 2 कारण हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स में क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके 2 कारण हैं। अगर मैं एसेट एलोकेशन कर रहा हूं तो आई वुड रादर वांट टू डू एसेट एलोकेशन क्लियरली। मेरा 35% का इक्विटी में है तो जेनरिक नहीं चाहिए मेरे को। द होल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इट हैज टू बी एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड टू मी। तो जब लार्जर 2 करोड़ लोगों के जैसा फाइनेंशियल प्लान लेके तो फायदा नहीं है, एसेट एलोकेशन लेके फायदा नहीं है, पहली बात। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डेट पोर्शन पे भी मैं इक्विटी का एक्सपेंस रेशियो क्यों दूं? जब 50-50% आपको करना है, जो प्रोडक्ट आपको 7% 8% की यील्ड देने वाला है उस पे 1.5% का एक्सपेंस रेशियो देने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना? तो मैं रादर डायरेक्टली एक उतना एलोकेशन डेट में डायरेक्टली करूं जहां मेरा 10 बेसिस पॉइंट का खर्चा है, और जो इक्विटी एलोकेशन है वो फिर मैं उस एक्टिव स्कीम में या प्योर इंडेक्स फंड में उस तरीके से करूं, वहां भी मेरा लो कॉस्ट है, मेरा लार्जर ब्रॉड बेस आ जाता है। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पर जैसे इन्होंने कहा कि जिनको एकदम एंट्री करना है, अब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एक फाइनेंशियल प्लानर अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता, है ना?
जब आपने एकदम ही शुरुआत करी है 24-25 साल 22 साल की उम्र में, आपने एकदम पहला आपका निवेश है, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं है, इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट आई से. And I'm sure that the new scheme that is coming will address the cost issue as well. जहाँ पे एक larger जो cost रहेगी वो काफी कम रहेगी compared to hybrid and balanced funds and other mutual funds. And so on the larger scale, I think it's a good entry point. But जहाँ पे अगर आप सोचेंगे 20-30 साल का मेरे को asset allocation करना है, generic asset allocation करना doesn't make too much of sense. And that's the whole point of financial planning.